लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हों 80th फ्लोर तक क्लियर कर चुका है, लेकिन अगले फ्लोर पे जाने के लिए उसे एंट्री पास चाहिए होता है। इसमें उसकी मदद एजिल करती है क्योंकि एजिल को पता होता है कि हर फ्लोर पर एंट्री पास कहाँ मिलता है। इस वजह से जिनोवा ने डिसाइड किया कि एजिल को अपने साथ ले जाएगा। उसकी वजह से जिनोवा आसानी से 100 फ्लोर तक क्लियर कर लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। इस बीच साउथ कोरिया में जेजू आइलैंड रेड पर प्लान चल रहा होता है, जिसमें उसकी मदद करने के लिए जापान के सबसे पावरफुल गिल्ड का लीडर ryuji कोटो भी शामिल होता है। फिर हमें दिखाई देता है कि जिनोवा फाइनली 100 फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहां उसका सामना ड्रैगन किंग बैरन से होता है, जो एक ड्रैगन पर बैठा होता है। बैरन और जिनोवा दोनों अपनी आर्मी को बुला लेते हैं और उनके बीच एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में टस्क बैरन का ड्रैगन मार गिराता है। जिनोवा और बैरन के बीच काफी देर तक फाइट होती है और आखिर में जिनोवा बहुत मुश्किल से डीमन किंग को हराने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ, लेकिन आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे जैसे नए क्रिएटर्स को। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाई देता है कि डीमन किंग को हराने के बाद सिस्टम जिनोवा को काफ़ी सारे रिवॉर्ड आइटम देता है। इनमें से एक होता है डीमन किंग का ब्लड, जो जिनोवा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी होली वाटर ऑफ क्राफ्ट करने के लिए। जिनोवा बिना किसी देरी के होली वाटर ऑफ लाइफ क्राफ्ट कर लेता है, लेकिन उसके मन में अब एक डाउट आता है, क्या ये सच में उसकी माँ की इलनेस को क्योर कर पाएगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो बिना किसी देरी के हॉस्पिटल जाने का प्लान बनाने लगता है। तभी आयरन आता है मरे हुए ड्रैगन की बॉडी लेकर के, एंड उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैसे वो कहना चाह रहा हो कि इसे भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लो। बाकी के शैडो भी उसे थम्स अप देते हैं जैसे वो गुड जॉब कहना चाहते हो। हालांकि ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये पैनल काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। फिर जिनवो अराइज बोलता है और ड्रैगन की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर सिस्टम उसे शैडो का नाम चूज करने के लिए कहता है, पर हर बार की तरह इस बार भी जिनवो को कोई नाम याद नहीं होता, इसीलिए वो उसका नाम काइजल रख देता है। इसके बाद वो कैसल से निकलने वाला होता है, पर उसे एक एक करके फ्लोर नीचे जाना पड़ता है, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तभी उसके सिस्टम नोटिफिकेशन में एक रिवॉर्ड आता है, शैडो एक्सचेंज रूनस्टोन। ये एक टेलीपोर्टेशन टाइप स्किल होती है जिसमें जिनवो अपने किसी भी शैडो के साथ लोकेशन एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन इसमें 3 घंटे का कूलडाउन होता है। वो बिना देरी किए स्किल्स यूज करता है और सीधा डेमन कैसल से निकल के अपने नेगेवर हुड में पहुंच जाता है, जहां उसने एक शैडो सोल्जर पेट्रोल के लिए छोड़ा था। उसके बाद वो काजल को बुलाता है और उस पर सवार होता है और अपने फुल स्पीड में निकल जाता है हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ में चेयरमैन और जिंचुल दिखाई देते हैं जो जेजू आइलैंड रेड की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी चेयरमैन एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैजिकल वेव सेंस करते हैं जो कि काइजल की होती है। चेयरमैन जिंचुल से पूछते हैं, जिनवो से अब तक कांटेक्ट हुआ? जिंचुल रिप्लाई करता है, नहीं सर, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें योनहू दिखाई देता है जो अपने एक दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। अचानक वो भी पावरफुल मैजिकल वेव फील करता है, पर इग्नोर करके अपने ड्रिंक पर ध्यान देता है। उसका दोस्त और कोई नहीं बल्कि एक एस रैंक हीलर होता है, मिन बिंग ओ। वो एक रिटायर्ड हंटर होता है जो उतना ओल्ड भी नहीं था एंड उसके हाथ पैर भी सलामत थे, फिर भी उसने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया था। बिंग ओ पूछता है, तुम सच में जेजू आइलैंड रेड पर जा रहे हो? योनहू कहता है, हाँ, उन एंड्स को खुला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। फिर बिंगू बोलता है, अगर तुम मुझे कन्विंस करने के लिए आए हो तो मैं नहीं जा रहा। योनहू कहता है, नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं। ये सुनकर बिंगू इमोशनल हो जाता है और कहता है, रिटायरमेंट के बाद मुझे कई गिल्ड से ऑफर आए थे, पर जहाँ सिर्फ खून खराबा हो वैसी जगह पर मैं नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने टीचिंग का करियर चूज किया। योनहू थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि तुम काफी वियर्ड हो। मिन बिंगू मुस्कुराता है और रिप्लाई देता है कि मेरे लिए तो ये नॉर्मल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि जिनवो हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है, पर उसके मन में अब भी एक डाउट होता है, क्या ये सच में काम करेगा या नहीं, क्या सिस्टम पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम उसे ये भी पता होता है कि सिस्टम पे भरोसा करने के बाद ही आज वो इतना स्ट्रांग बना है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि एक बार और सिस्टम पे ट्रस्ट करना चाहिए। फिर बिना किसी देरी के होली वाटर ऑफ लाइफ की पूरी बोतल अपनी माँ को पिला देता। तक कोई रिस्पॉन्स नहीं थी, अब तक नहीं उठी थी। जिनवो बार बार उन्हें आंखें खोलने के लिए कह रहा होता है, पर देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो काफी सैड हो जाता है और सोचने लगता है, इतने टाइम से सिर्फ एक वजह से स्ट्रांग बनना चाहता था, आपने हमारे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है, प्लीज उठ जाओ। तभी पीछे से आवाज आती है, जिनवो, क्या वो तुम हो? जिनवो तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है उसकी माँ उठ चुकी होती है। वो पूछती है, मैं कितने समय से सो रही थी? जिनवो इमोशनल होकर के कहता है, 4 साल हो गए। उसकी माँ शॉक हो जाती है और कहती है कि 4 साल? फिर वो पूछती है, जिन्हा कैसी है? जिनवो बोलता है, वो भी ठीक है। तभी उसकी माँ प्यार भरी नज़रों से जिनवो की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू, मेरे बीमार पड़ने के बाद भी अपना प्रॉमिस निभाने के लिए। ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना। इतना सुनते ही जिनवो की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और वो धीरे से बोलता है, हाँ। ये काफ़ी इमोशनल और हार्ट वार्मिंग मोमेंट होता है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अब तक से जिनवो का बैडेस या फिर कूल हार्टेड साइड ही देखा था, और मैं खासकर जिनवो के लिए काफ़ी खुश भी था।
एक टाइम तक ऐसा लग रहा था कि सिस्टम उसे धीरे धीरे हार्टलेस बना रहा हो, पर ये सीन देख करके अभी भी ऐसा लगता है कि जिन्हो के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा इंसानियत है और वो अभी भी एक नॉर्मल इंसान है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता चल जाता है कि जो पेशेंट इटर्नल स्लीप में था अब वो उठ चुका होता है। वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि आज तक पूरे दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी एक स्टाफ आता है और बताता है कि पेशेंट की फैमिली हॉस्पिटल से रिलीज करने के लिए डिमांड कर रही है। डॉक्टर मना कर देता है। अगर पेशेंट उठ भी गया था तो उसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं होगी। तभी स्टाफ बोलता है, सर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, इसीलिए उनकी फैमिली उनको डिस्चार्ज करवाना चाहती है। डॉक्टर फिर भी मना करने लगता है और तभी एक स्टाफ बोलता है, सर पेशेंट का बेटा और कोई नहीं, कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर सुंग जिन्हो है। इतना सुनते ही डॉक्टर का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो तुरंत बोलता है, पेशेंट जब ठीक है तो जब चाहे तब जा सकता है, कौन रोक रहा है उन्हें। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि जिन्हो की बहन जिन्हा भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। जैसे ही वो अपनी माँ को देखती है तुरंत रो पड़ती है और उन्हें जोर से हग कर लेती है। ये सब फैमिली रीयूनियन का मोमेंट होता है। जिन्हो अंदर से काफी खुश होता है। उसे लगता है कि जैसे ये सब उसकी मेहनत का रिवॉर्ड हो। जिन्हो हॉस्पिटल से निकलता है और अपने फोन चेक करता है। उसके पास बहुत सारे कॉल और मैसेज होते हैं। तभी वो न्यूज़ देखता है। उसे एक न्यूज़ दिखाई देती है कि कल रात हवा में एक मॉन्स्टर दिखा गया था। जिन्हो समझ गया था कि ये काइजल की बात कर रहे हैं। तभी उसको एक कॉल आता है सीधे चेयरमैन का। जिन्हो शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या बात है। चेयरमैन बोलते हैं, तुमने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी। जिन्हो समझ जाता है कि काइजल की वजह से कॉल आई होगी और वो तुरंत बोलता है, सॉरी अब से मैं केयरफुल रहूंगा। पर चेयरमैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी, मतलब रुको मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जिन्हो और भी शौक हो जाता है और कहता है कि मैं ही आपके पास आता हूँ। जिन्हो चेयरमैन से मिलने आता है और जहाँ उसे पता चलता है कि 4 दिन बाद जेजू आइलैंड रेड होने वाली है। चेयरमैन जिन्हो से पूछता है कि क्या वो भी इस रेड में शामिल होगा। जिन्हो सोचता है, मैं तो नॉर्मली चला जाता, पर अभी मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। पर इसी बीच उसको एक स्ट्रांग माना वेब सेंस होता है। जिन्हो तुरंत चेयरमैन से पूछता है, यहाँ कुछ हो रहा है क्या। चेयरमैन इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है, नहीं बस कोरिया और जापान के हंटर्स वार्म अप कर रहे हैं जिम में। जिन्हो और चेयरमैन जिम के अंदर जाते हैं जहां 2 एस रैंक हंटर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। सारे जापानीज हंटर उन्हें देख रहे होते हैं और उनमें से एक रूजी गोटो भी होता है। चेयरमैन जिन्हो से कहता है, जो माना वेव तुमने सेंस किया था वो इन दोनों की वजह से ही आ रहा था। तभी जोनिंग भी वहां आ जाता है और जिन्हो को दोनों फाइटर के बारे में बताता है। जो यूनिफॉर्म पहने वो डोंगसुक हैं, फेम गिल्ड के मास्टर, और उनके सामने जो लड़ रहे हैं वो युनहू हैं, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर हैं। लेकिन युनहू अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा होता। वो फाइट के बीच में मॉन्स्टर फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर हमें गोटो भी जिन्हो की तरफ देख रहा होता है और उसे महसूस होता है कि जिन्हो काफी पावरफुल है। वो अपनी मैनेजर से पूछता है, ये जरूर एक टैलेंटेड एसिस्टेंट टाइप हंटर होंगे। लेकिन उसकी मैनेजर जवाब देती है, क्या नहीं, वो एक मैजिकल टाइप हंटर है। गोटो हैरान रह जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो सोचता है। उसके मैनेजर उसे कहने लगती है कि ये एक ऑफिशियली कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, लेकिन गोटो फिर भी यकीन नहीं कर पाता। उसके बाद गोटो की मैनेजर कोरिया के हंटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगती है। गोटो को लगता है कि ये लोग उसके गिल्ड के हंटर्स के कंपैरिजन में काफी वीक हैं। ये सब बातें वो लोग जापानीज लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ एक कोरिया का ए रैंक हंटर भी होता है जिसे थोड़ी जापानीज आती थी। वो उनकी बातें सुन लेता है और गुस्से में आकर के गोटो की मैनेजर से लड़ने लगता है। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को प्रूफ करने के लिए फाइट चैलेंज करते हैं। फाइट का एक सिंपल रूल होता है, जो पहले दूसरे इंसान की कलाई पकड़ लेगा वो जीत जाएगा। गोटो के मैनेजर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कोरिया हंटर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है। वो हर एक अटैक को इतना इजीली डॉज कर रहा होता है जिसे देख करके गोटो के मैनेजर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन हंटर फिर भी अपने हाथों को बाहर नहीं निकालता, जिसकी वजह से उसके मैनेजर को उसका रिस्ट पकड़ने का कोई मौका नहीं मिलता। इसी बीच हंटर का पैंट फट जाता है और वो एम्बैरस हो जाता है और उसका ध्यान हट जाता है। उसका फायदा उठा करके मैनेजर तुरंत अटैक करती है, लेकिन कोरिया हंटर इजीली उसका रिस्ट पकड़ लेता है और वो हार जाती है। ये देख करके जापानीज हंटर की बेइज्जती होने लगती है। गोटो ये सब देख करके एक न्यू चैलेंज का प्रपोजल करता है, एक टीम बैटल जिसमें कोरिया हंटर और जापानीज हंटर यही सेम रूल के साथ फाइट करेंगे। चेयरमैन समझ जाता है कि ये लोग हमारे स्किल्स देखना चाहते हैं। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक और रूल ऐड कर देता है, मैजिक टाइप हंटर्स और हीलर्स इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। युनहू और नए रूल्स ऐड करने के लिए सुझाव देता है, अगर कोई कलाई पकड़ ले, बैक टच कर ले या फिर ओपोनेंट को नॉकआउट कर दे, उसे भी जीत माना जाएगा। लेकिन ये टीम बैटल होने वाला था। इसी के साथ अब दोनों तरफ से जापान की तरफ से ये 4 हंटर होते हैं, किंजो, होशिना, कुमामोटो और काने। कोरिया की तरफ से योनहू, डोंगसुक, चाहेन और लिम होते हैं।
वो लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। किम जो सोच रहा होता है कि डोंगसुक और योनहू काफी स्ट्रांग है, इतना तो वो पहले फाइट देख करके समझ सकता था, लेकिन उसे पता था कि योनहू अभी तक अपनी स्पेशल एबिलिटी छुपा कर रखा है। इधर काने ने चा को अपना ओपोनेंट चुना होता है, और जो कराटे वाला हंटर डोंगसुक था वो अपना साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। वो सीधा किंजो से लड़ने चला जाता है। दोनों के बीच प्योर स्ट्रेंथ की बैटल होती है। लिम का मुकाबला येलो बाल वाले हंटर होसिना से होता है। होसिना तेजी से लिम की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिम क्लोज रेंज कॉम्बैट में अच्छा नहीं है, इसीलिए वो दूरी मेंटेन करने लगता है और अपने मैजिकल एरोज से होसिना पर अटैक करता है। होसिना मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। लिम के एरोज दूसरे हंटर्स को भी काफी परेशान कर रहे होते हैं। इधर चेयरमैन को जिम की चिंता हो रही है। वैसे तो जिम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ए रैंक हंटर्स के लिए इसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल सा ही था, लेकिन यहाँ 8 एस रैंक हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इधर योनहू का मैच कुमामोटो के साथ होता है। योनहू अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन कुमामोटो सोच रहा होता है कि रूल्स को किसकी पड़ी है, जो सामने आएगा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर वो अचानक योनहू के पीछे चला जाता है, लेकिन उसे एक पावरफुल माना सेंस होता है। इससे पहले कि योनहू समझ पाता, कुमामोटो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। योनहू उसकी स्पीड देख करके काफी सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि कुमामोटो के पास मुझे अटैक करने का काफी बढ़िया मौका था, लेकिन उसने गवा दिया। इधर कुमामोटो को दिखाया जाता है कि वो अंदर ही अंदर काफी डर गया था। वो सोच रहा नहीं। फिर योनहू सोचता है या तो ये काफी बड़ा जीनियस है या फिर बहुत बड़ा डरपोक है। फिर योनहू पूरा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अब मुझे इसको अपनी असली ताकत दिखानी होगी। उसके बाद योनहू की आंखें और हाथ दोनों का कलर चेंज हो जाता है, जिससे देख करके कुमामोटो की लिटरली फट जाती है। योनहू सीधा कुमामोटो पे अटैक करता है और कहता है कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि तुम एस रैंक हंटर होकर के भी इतना ज्यादा कायर हो। तभी पीछे से एक जोर का धमाका होता है और दिखाया जाता है कि डोंगसुक हार चुका होता है। साथ ही लिम को भी आसानी से हरा दिया गया था। अब 2 कोरिया के एस रैंक हंटर हार चुके थे। बचे हुए जापानीज हंटर योनहू के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। योनहू भी सोचने लगता है कि अब इन लोगों के लिए सबसे आसान टारगेट मैं ही हूँ। उसको भी पता था कि चा उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी योनहू कहता है तुम लोग मुझे हल्के में मत लेना। इसके बाद काने और चा का मैच दिखाया जाता है, जिसमें चा काफी आसानी से काने को पीट रही होती है। चा का मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि काने को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। चा कंटिन्यूसली अटैक करते रहती है और काने अच्छे से डॉज भी नहीं कर पा रही थी। इसी बीच चा अचानक से उसके पीछे चली जाती है और उसके बैक को टच कर देती है, जिसके बाद काने हार जाती है। फिर चा योनहू की हेल्प करने के लिए बढ़ने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कुमामोटो आ जाता है। लेकिन चा तुरंत उसको सेंस कर लेती है और पीछे घूम करके अपने हाथों से इतनी स्पीड में उसको पीट देती है कि वहाँ किसी को दिखाई ही नहीं देता कि हुआ क्या। इवन एस रैंक हंटर भी नहीं देख पा रहे थे कि क्या हुआ था वहाँ पे। उसके बाद कुमामोटो पागल जैसा बिहेव करने लगता है। जापान के हंटर्स भी डिस्कस करने लगते हैं कि वो जब गुस्से में आता है तो उसके सारे सेंसेस गायब हो जाते हैं, और जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो उसको कुछ भी याद ही नहीं रहता। वो नॉर्मली कुछ खास पावरफुल नहीं होता, लेकिन जब वो पागल होता है तो काफी ज्यादा सेंसेस गायब हो जाते हैं। तो कभी कभी वो अपने टीममेट्स पर भी अटैक कर देता है, इसीलिए कोई भी उसको जल्दी रेड में नहीं लेके जाता है। उसके बाद कुमामोटो चा के आसपास तेजी से घूमने लगता है, लेकिन चा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही कुमामोटो चा पर अटैक करने वाला होता है, बीच में जिन्वो आ जाता है और चा को बचा लेता है। जिन्वो कहता है बीच में आने के लिए माफ करना, लेकिन ये मैच काफी ज्यादा सीरियस हो रहा था। इसके बाद कुमामोटो जिन्वो पर भी अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन जिन्वो उसको आसानी से पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। ये सब देख करके गोटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी मैनेजर से पूछता है कि सच में जिन्वो एक मैजिकल टाइप हंटर ही है ना। इसके बाद जिन्वो कहता है इस फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए, हमें हार मान लेना चाहिए। इधर योनहू भी हार चुका होता है। तभी गोटो जिन्वो के पास आता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज देता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।